बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बताइए, अब तक आवाज़ आ रही है? विशाल यादव नमस्ते। सनी कुमार गुड आफ्टरनून। राम सिंह हेलो। इंद्रजीत नमस्ते भाई। नीरज कुमार, निजाम खान, आशीष, बागराज, आदित्य चौधरी, सभी को नमस्ते। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। मैं अच्छा हूँ भाई इंद्रजीत भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। चलिए, तो हम लोग, आपको पता ही है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। और आवर्त सारणी में आज हम लोग 17th ग्रुप पढ़ेंगे और 18th ग्रुप पढ़ेंगे। आज हमारी जो आवर्त सारणी होगी, कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट किया जाए, पूरा का पूरा उसको निपटा लिया जाए और फिर उसके PYQ कर लिए जाएंगे। फिर उसके जो है हम लोग जो भी PYQ होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, आइए। तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों की हो सकता है आज नई क्लास हो, कुछ लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, तो आपको बता दूं कि संभवतः आज आवर्त सारणी की लास्ट क्लास होगी। और हम उसके जो एक एक एलिमेंट हैं, जैसा जैसा हमारे पेपर में सवाल आए हैं, उन सवालों के आधार पर उन एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखें ज़रा। हमने पिछली क्लासेस में आपको समझा रखा है कि आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं और उन 18 ग्रुप में से हम आज आपको 17th ग्रुप पढ़ाने वाले हैं। 17th वर्ग या 17वां ग्रुप आपको पढ़ाने वाले हैं। 16वें ग्रुप के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। 16वें ग्रुप से आगे बढ़ेंगे तो हम 17वें ग्रुप पर पहुंचेंगे। और जब हम 17वें ग्रुप पर पहुंचते हैं तो आपको पता है कि इसे हैलोजन ग्रुप कहते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जब आप 17th ग्रुप पर आएंगे तो इसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसे हैलोजन ग्रुप कह रहे हैं। तो पहला सवाल आएगा कि हैलोजन ग्रुप कौन से समूह को कहते हैं। हैलोजन समूह या हैलोजन ग्रुप कौन से समूह को कहते हैं? तो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, 17th ग्रुप को कहा जाता है। 17th ग्रुप को कहा जाता है। सर इसे हैलोजन क्यों कहते हैं, ऐसा क्या कारण है? ग्रीक या लैटिन भाषा में हेलोस का मतलब होता है नमक। हेलोस का मतलब होता है नमक या लवण। और ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, ये धातु के साथ रिएक्शन करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके लवण बनाते हैं। अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। पहली बात तो ये है। पहली बात ये है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, ये कहां मिलते हैं, इनका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है, कहां मिलते हैं हैलोजन ग्रुप? तो इनके स्रोत की बात करेंगे, सोर्स की बात करेंगे, तो इनका सोर्स समुद्र में है, ओशन में मिलते हैं। ओशन में मिलते हैं। ऐसा सवाल एक ग्रुप डी 2022 में पूछा गया कि ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें जो तत्व हैं वो समुद्र में मिलते हैं। तो मैंने बताया कि सर समुद्र में मिलने के लिए, समुद्र में मिलने वाले जो तत्व हैं
उन्हें हम कहते हैं वो हैलोजन ग्रुप है, वो हैलोजन ग्रुप है। अगली बात ध्यान से समझेंगे, हैलोजन ग्रुप के जितने भी हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। हैलोजन ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों अभिक्रियाशील है? मोर रिएक्टिव है। हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है। अगर आप इसको पढ़ने समझने आते हैं तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन ज्यादा अभिक्रियाशील है। कोई भी ज्यादा अभिक्रियाशील क्यों होगा? क्योंकि इनके सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कक्षा या आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी कक्षा या आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक एलिमेंट और चाहिए। इनको स्टेबल होने के लिए एक एलिमेंट और, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को तेजी से पकड़ते हैं, इसीलिए ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो पहला हैलोज सबसे बना है, धातु से अभिक्रिया करने के बाद ये लवण बनाते हैं, इसीलिए इसको हैलोज कहते हैं। मिलते कहां हैं? समुद्र में मिलते हैं। ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों अभिक्रियाशील है? अगर आप फ्लोरीन की ही बात करेंगे, फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। जब 9 परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 2 एक में आ जाएंगे पहली सेल में और 7 अगली सेल में आएंगे। ऐसा देखते चलेंगे, आपको सारा लिखवाया गया है। अगर आप ऐसा देखते चलेंगे तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब हम लोग चलते हैं फ्लोरीन पर। पहला लिखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन, जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं तो हल्का विषैला तत्व होता है, हल्का विषैला तत्व होता है, लाइट टॉक्सिक, हल्का विषैला तत्व होता है फ्लोरीन। हाँ लिखिए, मैं कब मना कर रहा हूं भाई, लिखो ना, लिखते रहिए। मैं लिखने की कब मना कर रहा हूं, लिखने की कब मना कर रहा हूं, लिखिए। वो नहीं पढ़ने हैं ज्योतिबाद वाले। अगला, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सर्वाधिक होती है। 2022 का सवाल है कि कौन से तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। और हैलोजन ग्रुप में हैलोजन वर्ग में सबसे हल्का तत्व है, हैलोजन वर्ग में सबसे हल्का तत्व है। अगर पूछे कि हैलोजन वर्ग में सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो बताना होगा हैलोजन वर्ग में सबसे हल्का तत्व है लाइटेस्ट एलिमेंट इन हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में सबसे हल्का तत्व है फ्लोरीन, हल्का तत्व है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो गैस होती है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें एक कंपोनेंट फ्लोरीन का होता है और CFC ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है, ओजोन के डिप्लीशन या क्षरण के लिए जिम्मेदार, ओजोन के क्षरण या डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन गैस कहां मिलती है? समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल के ऊपर जाने पर आपको ओजोन की एक परत मिलेगी,
जब आप ओजोन की एक परत मिलेगी तो वहां देखेंगे कि उसको, ओजोन की परत को खराब करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भूमिका रहती है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसे एसी में यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, इसे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, इसे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, एसी में, रेफ्रिजरेटर में। और इसे फूड पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज किया जाता है, फूड पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि सीएफसी को कहां कहां यूज किया जाता है? एसी में, फ्रिज में और फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। ठीक है। संजीव कह रहे विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो नेगेटिव चार्ज को त्याग दिया। और अगर नेगेटिव चार्ज को त्याग देते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई। चलिए चलिए, ये टूथपेस्ट में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो आपका मुंह है उसकी एसिडिटी को और उसका जो पीएच वैल्यू होती है, उस पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला लेंगे दूसरा, ब्रोमीन। क्लोरीन लेंगे पहले, फिर कल आई आंटी। तो क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की खास बात यह है क्योंकि अभिक्रियाशील अधिक है। क्लोरीन की बात यह है क्योंकि अधिक रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, अधिकांशतः यौगिक के रूप में मिलता है, अधिकांशतः कंपाउंड के रूप में मिलता है, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, यौगिक के रूप में मिलता है, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। और जब इसके कंपाउंड्स की बात करेंगे तो पहला कंपाउंड आप इसका लिखेंगे सोडियम के साथ NaCl, सोडियम के साथ NaCl। और जब हम लोग NaCl की बात करते हैं, तो इसे ही साधारण नमक कहते हैं, या इसे ही टेबल सोल्ट कहा जाता है, NaCl को। जब NaCl की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से होती है, पोटेशियम से होती है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। जब क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपके पेट में मिलता है, पाचन में इसकी, डाइजेशन में इसकी भूमिका होती है, ध्यान से पढ़ते चलें। पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते रहिए भैया, कमेंट लिखने पर ज्यादा ध्यान ना दें। आगे लिखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये समुद्र से मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्र से मिलता है। और इसकी भूमिका कब्जनाशक के रूप में होती है, इसका प्रयोग कब्जनाशक के रूप में किया जाता है, एंटी कॉन्स्टिपेटिव, या इसे कह सकते हैं लेक्सेटिव के रूप में, जुलाब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
जुलाब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो NaCl की बात करेंगे, KCl की बात करेंगे, HCl की बात करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे। फिर यहां से आगे पहुंचेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो लिखवा रहा हूं अगला, कि क्लोरीन की अभिक्रिया जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ की जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है, क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है, तो इससे विरंजक चूर्ण मिलता है। इससे विरंजक चूर्ण मिलता है। नहीं तो 10 बार पूछा गया है यह सवाल आपकी परीक्षा में। इससे विरंजक चूर्ण मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर, इससे ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जब क्लोरीन की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ की जाती है, तो अभिक्रिया में जो मिलता है उसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये जो विरंजक चूर्ण है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है वो ध्यान से समझें। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग किया जाता है, पहला कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए, कपड़ों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग करते हैं। कागज उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ों का रंग उड़ाने में, अगर एक कपड़े में एक की जगह दूसरा रंग लेना है तो कपड़ों का रंग उड़ाने में, लिखते रहिए भैया, एक बार लिखते रहिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ, हाइड्रोक्साइड लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब इससे करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है भाई, यहां लिख दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं, विरंजक चूर्ण। कहां कहां करते हैं? कागज उद्योग में, कपड़ों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर क्लोरीन की अगर बात कर रहे हैं, अगर क्लोरीन की ही बात करेंगे तो मलेरिया की दवा बनाने में, मलेरिया की दवा बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। मेडिसिन ऑफ मलेरिया, और इसका नाम ही होता है क्लोरोक्वीन। दवा का नाम ही होता है क्लोरोक्वीन। दवा का नाम ही है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। तो मलेरिया की दवा बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, यहां से आगे चलेंगे तो पानी को साफ करने में, पेयजल की सफाई में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। पेयजल की सफाई में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पेयजल की सफाई में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पानी के भीतर अगर कोई वायरस है, पानी के भीतर अगर कोई बैक्टीरिया है, पानी के भीतर अगर कोई किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ है, तो उसको मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, ये बात हो गई किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में। यहां से आगे चलेंगे क्लोरीन के बाद, तो देखिए, एक बार देख लीजिए,
यौगिक के रूप में मिलता है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण मिलता है। और ये जो विरंजक चूर्ण होता है कपड़ों का रंग उड़ाने में, कागज उद्योग में, और कई जगह तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन इंडस्ट्री में भी किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन इंडस्ट्री मतलब जो मेकअप वाला है, जो ब्यूटी पार्लर वाला सिस्टम है, यहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ने पर आएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन, जब ब्रोमीन की बात आएगी दोस्तों, तो जो ब्रोमीन है वो ब्रोमोस शब्द से बना है। ग्रीक शब्द है जिसे कहते हैं ब्रोमोस। और ये जो ब्रोमोस शब्द है इसका मतलब होता है तीक्ष्ण गंध। इसका मतलब होता है तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध का मतलब होता है बहुत तेजी से गंध देने वाला जो होता है उसे ब्रोमीन कहते हैं। बहुत तेजी से जो गंध दे उसे ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। एकमात्र ऐसी एकमात्र अधातु एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है। ओनली वन नॉन मेटल, एकमात्र अधातु है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है कमरे के ताप पर। जब धातु की बात करोगे तो धातु पारा होता है। अगर धातु की बात करते हैं तो धातु पारा होता है, धातु पारा होता है। हाँ, लिखते रहिए सूरज भाई, आराम से लिखते रहिए। एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। यहां से आगे मिलेंगे तो इसका एक यौगिक है जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका एक यौगिक है जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। इसका प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है, जब आप अपनी परीक्षा को देखोगे तो कई बार आपको देखने को मिलेगा। बात समझे भाई? एक है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ साथ पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसका प्रयोग नींद की दवा में किया जाता है। इसका प्रयोग नींद की दवा बनाने में, जैसे बहुत प्रकार की दवा होती हैं नींद की, क्लोजिनापाम, प्लेसिडा प्लस, इस तरह के बहुत सारी दवाएं होती हैं। तो नींद की दवा बनाने में भी पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का। फिर कल बाहर आई आयोडीन पर चलते हैं। ये लिख लिया तो चलूं आगे? क्या इससे चलूं आगे? बताइए एक बार। आपकी जो ग्रुप में जितने भी आप चैट बॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं, अगर आप एक बार अपने पीवाईक्यू को देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी कि इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, कम क्यों पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। भैया एक बार पीवाईक्यू देख लोगे तो पीवाईक्यू के आधार पर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपके कमेंट बॉक्स में आपको खुश करना नहीं, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं उस आधार पर पढ़ा पाऊँ आपको, ताकि आप जब परीक्षा में बैठो तो आपको खुद अंदाजा हो जाए क्या सही है क्या गलत है। आयोडीन पर आते हैं।
मेरा उद्देश्य आपके पीवाई क्यों है, आपकी वाहवाही नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे देखोगे तो आपको पता लग जाए। खैर, आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन अधातु होने के बावजूद, अधातु होने के बावजूद ये ठोस है। अधातु होने के बावजूद, ये सॉलिड अवस्था में मिलता है और शाइन करता है, चमकदार है। सॉलिड अवस्था में मिलता है और चमकदार है। Despite being non-metal, it is solid and शाइन करता है, शाइन करता है, ग्लो करता है। ठीक है जी। जब आप ठोस आयोडीन की बात करेंगे, यह सवाल आया है आपके आरआरबी में, सॉलिड आयोडीन की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया था कि इसका कलर कैसा होता है, तो बैंगनी रंग से थोड़ा काला, बैंगनी रंग से थोड़ा काला ठोस आयोडीन का कलर होता है। यह आपके बैंगनी रंग से थोड़ा काला किसका कलर होता है, ठोस आयोडीन का कलर होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। गर्म करने पर, अगर आयोडीन को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन आपको पता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जब कोई ठोस किसी द्रव में बदले बगैर, जब कोई ठोस किसी द्रव में बदले बगैर डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे, इसका सब्लिमेशन हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। और अगर इस ग्रुप की बात करेंगे, हैलोजन ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हैलोजन ग्रुप में ध्यान से सुनेंगे, बहुत खास पॉइंट है, पीवाईक्यू का सवाल है। हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक क्वथनांक है, सर्वाधिक क्वथनांक तथा सबसे कम क्रियाशील तत्व तथा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व। सवाल पूछा गया है कि हैलोजन समूह में सबसे सर्वाधिक क्वथनांक किसका है और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो लिखेंगे, इन हैलोजन ग्रुप लेस रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशील और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, आयोडीन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। किसका, आयोडीन का। बहुत खास है भाई, बहुत खास है आयोडीन। अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलेंगे तो आपको मिलेगा, आयोडीन के बाद चलेंगे तो आयोडीन शरीर में जो थायरोक्सिन ग्रंथि होती है, शरीर में थायरोक्सिन, ये हमारी गला जो होता है, गले में थायरोक्सिन ग्लैंड होती है। जो थायरोक्सिन ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन ग्रंथि होती है, उससे थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो आयोडीन की पूर्ति करता है और इससे घेंगा रोग से बचाव होता है। तो शरीर में थायराइड ग्रंथि,
थायरोक्सिन हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन को स्त्रावित करती है, हार्मोन को स्त्रावित करती है जिसमें आयोडीन होता है, जिसमें आयोडीन होता है। और आयोडीन घेंगा रोग में, आयोडीन घेंगा रोग के उपचार में सहायक है, घेंगा रोग के उपचार में सहायक है। यह सवाल कई बार आया है, अंग्रेजी में लिख लें। इन ह्यूमन बॉडी, साथ साथ लिखते चलेंगे भाई। इन ह्यूमन बॉडी थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन which has iodine. Iodine helps in the treatment of गोइटर डिजीज, घेंगा रोग, गोइटर डिजीज, घेंगा रोग, गोइटर डिजीज, घेंगा रोग। अगला लेंगे एस्टेटीन। लिख लीजिए एक बार, आयोडीन के बारे में बात कर रहे हैं। अधातु, चमकदार, ठोस, रंग, इसका क्वथनांक और इसका ऊर्ध्वपातन, इसकी अभिक्रिया देखी, थायरॉइड ग्रंथि देखी। और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं खास। गला फूल जाता है, गला फूल जाता है। आइसोटोप का 131 होता है एक, लेकिन उसको आगे देखेंगे जब आपको पढ़ाएंगे। एस्टेटीन में आइए। जिसको जो जो फैक्ट पता है बस वही पूछने में लगा हुआ है, ये नहीं देख रहा है कि मुझे क्या नहीं पता है उसे पढ़ लूं, मुझे क्या नहीं पता है उसे पढ़ लूं, बस मुझे जो पता है मैं सर से पूछ लूं क्या इन्हें पता है या नहीं। इस चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहे हो, इस चक्कर में सारा टाइम खराब करने में लगे हो। भैया पढ़ लो ध्यान से, जो आपको पता है वो तो आपके नॉलेज है ही। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे लिख दीजिए, उसे याद कर लीजिए, वही पेपर में काम आएगा। एस्टेटीन, एस्टेटीन क्या है? एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब आप बड़े हो गए हो, कुछ अपने भविष्य के बारे में विचार करना है भाई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और भूपर्पटी में कम मिलता है, भूपर्पटी में कम प्राप्त होता है। क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में एस्टेटीन मिलता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग आयोडीन पर आए। 18वें ग्रुप पर आते हैं। बहुत खास ग्रुप है 18वां ग्रुप। 18वें ग्रुप पर आते हैं, 18th ग्रुप। 18th ग्रुप ही 18वां वर्ग, बहुत खास है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 18वें ग्रुप पर आएंगे। पहली बात ध्यान से सुनिए, शुरू करूं 18वां ग्रुप? बताइए भाई, शुरू करें 18वां ग्रुप?
लिख लिया हो तो चलूं आगे। एस्टेटीन एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, भूपर्पटी में कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। चलिए ग्रुप 18 पर आते हैं। ग्रुप 18 पर आते हैं, इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। इसे जीरो ग्रुप कहते हैं, शून्य वर्ग कहा जाता है, शून्य वर्ग कहा जाता है। बताएंगे भी क्यों कह रहे हैं, सारे एक साथ लिखे। इसमें मिलने वाली गैसों को दुर्लभ गैसें कहते हैं। इसमें मिलने वाली गैसों को दुर्लभ गैसें कहते हैं, रेयर गैसेस। इसमें मिलने वाली गैसों को नोबेल गैसें भी कहते हैं, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबेल या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। और इस ग्रुप में ऐसा वर्ग है, यह ऐसा वर्ग है जिसमें सभी तत्व गैसें हैं। ऑल एलिमेंट्स आर गैसेस, सभी तत्व गैसें हैं। ऐसा वर्ग है जिसमें सभी तत्व गैसें हैं, ऑल एलिमेंट्स आर गैसेस, सभी तत्व गैसें हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इनको नोबेल गैस क्यों कह रहे हैं, जीरो गैस, जीरो ग्रुप क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग दुर्लभ गैसें क्यों कह रहे हैं, इसका कारण समझेंगे। कारण समझेंगे कि इनमें हीलियम को अगर छोड़ दोगे, हाँ जी सुनियो, सुने, तो अगर देखेंगे तो इनके जो ओक्टेव नियम आपने पढ़ा था, ओक्टेव नियम आपने पढ़ा था, अष्टक नियम, अष्टक नियम के आधार पर अष्टक नियम कहता था कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओक्टेव रूल यह कहता था कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर सबसे बाहरी कक्ष में अगर सब ये रह गया था, लो भाई तुम्हारा भी लिख दो, तुम्हें बड़ी बेचैनी हो रही है, सोनम यादव, क्या इन्हें अक्रिया भी कह सकते हैं, लो इन्हें अक्रिया गैसें भी कह सकते हैं, कुछ रहे अक्रिया गैसें भी कह सकते हैं। अब सुनो ध्यान से कि अष्टक नियम कहता था कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट की सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा तो वो एक प्रकार का स्थायी तत्व होगा। तो स्थायी तत्व हैं ऐसे ग्रुप जो किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, उन सबको आप क्या कह रहे हैं, उन सबको हम लोग दुर्लभ गैसें कहते हैं, दुर्लभ गैसें कहते हैं। नोबेल गैस इसलिए कहते हैं अपने आप में पूरा का पूरा अपनी बाहरी कक्षा को पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। और खैर लिखें, अष्टक नियम पूरा करते हैं, अष्टक नियम पूरा करने की वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तो स्थायी प्रकृति होती है इनकी, इनका नेचर कैसा होता है गैसेस का, स्थायी प्रकृति होती है। इनका नेचर कैसा होता है, स्थायी प्रकृति होती है। किसकी, ऑक्टेव गैसेस की, इसकी जीरो ग्रुप की कह रहा हूं, ठीक है। चलिए और यहां पर लिखेंगे, चलो एक बार इसको बताओ, लिख लिया हो तो आगे चलूं। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार हंस दीजिए ना। अरे मेरे हंसने से क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं नहीं कर रहे हैं, इस बात से फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है। फिर बताता हूं, इनको जीरो ग्रुप कहते हैं, दुर्लभ गैसें कहते हैं, नोबेल गैसें कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। ऐसा वर्ग है जिसके सभी तत्व जो है गैसेस हैं,
ओक्टेव नियम ये कहता था न्यूलैंड का कि बाहरी कक्षा में, या आपने उस बोहर को पढ़ा था, न्यूलैंड नहीं बोहर को पढ़ा था, तो बोहर में आपने पढ़ा था कि भाई 8, सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जब सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो है वो स्थायी तत्व हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? नोट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। That's why they are stable nature. They are have stable nature, stable nature element, stable nature element. चलो आगे चलते हैं। अब यहां से हीलियम पकड़ते हैं। पहला ग्रुप लेंगे हीलियम। हीलियम। अच्छा एक और लिख दो यहां, एक और लिखो। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं यहां आपने पढ़ा है ना, ये हीना, नीना और कैटरीना, जीरोक्स है, रीना। तो आपने पढ़ा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये जितने भी एलिमेंट आपने पढ़े हैं ये सब एक परमाणुक हैं। सारे के सारे एक परमाणुक प्रकृति है, एक परमाणुक है, एक परमाणुक प्रकृति। एक परमाणुक प्रकृति का मतलब है, एग्जाम्पल लें, जैसे आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं प्रकृति में। हाइड्रोजन के लोगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इन्हें कहते हैं द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। ऐसे ही अगर आप हीलियम की बात करेंगे एक परमाणु, अगर आप आर्गन की बात करेंगे केवल एक परमाणु। इसके नीचे ऐसे 1 2 3 नहीं लिखा होगा। इसीलिए हीलियम को नहीं, सारे को कह रहे हैं कि सारे के सारे एक परमाणु प्रकृति के होते हैं। सारे के सारे एक परमाणु प्रकृति के होते हैं। चलिए हीलियम पर आते हैं। लिखे हीलियम को लिखेंगे क्या कि दुर्लभ गैसों में या निष्क्रिय गैसों में या नोबेल गैसों में, नोबेल गैसों में एकमात्र तत्व, एकमात्र तत्व जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको छोड़कर सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन नोबेल गैसेस हीलियम इज only element which has only 2 electrons, only 2 electrons in outermost cell, in outermost cell। केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात तो ये हो गई हीलियम के बारे में। दूसरी बात ये होती है हीलियम के बारे में कि जो गोताखोर होते हैं अपने पास, जो सिलेंडर लेकर चलते हैं गोताखोर, गोताखोर जो अपनी कमर पर सिलेंडर लेकर चलते हैं ऑक्सीजन का, उसमें हीलियम गैस मिली होती है। तो गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस भी होती है, हीलियम गैस मिली होती है। इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ, या ऐसा लिख देंगे, हीलियम
also be mixed in cylinders of C diverse. C diverse. अगली बात, यहां से आगे चलेंगे। हीलियम को गुब्बारों में भी भरा जाता है, क्योंकि हल्की गैस है। हल्की गैस है तो गुब्बारों में भरी जाती है, बैलून्स में भरा जाता है। हीलियम को हल्की गैस है तो वायुयान के टायरों में भी भरते हैं, वायुयान के टायरों में भी भरते हैं। हल्की गैस है तो वायुयान के टायरों में भी भरते हैं। हल्की गैस है तो वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है। और हीलियम का एक उपयोग ये है, हीलियम का एक उपयोग ये होगा, वायुयान हो गया, हल्की गैस में हो गया, एक उपयोग और है हीलियम का। हाँ, ब्रह्मांड में दूसरा, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक मात्रा में तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व, पाया जाने वाला दूसरा तत्व। पहला कौन सा है, कोई बताएगा? दूसरा तत्व हीलियम, हीलियम है। दूसरा तत्व क्या है? हीलियम है। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड या मोस्ट अबेंडेंट, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, और सूरज में भी मिलता है लगभग 27%। सूरज में भी मिलता है लगभग 27%। चलिए जी, हीलियम की बात हो गई। हीलियम से आगे चलें, एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि पूरा तो आज हो नहीं पाएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रंजीत, आगे समझोगे धातु है धातु? भाई एकदम से सारी बात समझ लोगे क्या? तब आगे समझोगे सारी बातें। 17वां ग्रुप आज शुरू किया, 18वें ग्रुप को कंप्लीट करने वाले थे। कल आपकी क्लास का, कल आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी। तो ये है आपका हेलोस, जो हेलोजन ग्रुप आया इसको 17th ग्रुप कहते हैं। सोर्स इसका समुद्र है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है क्योंकि इसके सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात तो ये थी। फ्लोरीन को पढ़ने के लिए आए, जब आप फ्लोरीन को पढ़ने आए तो फ्लोरीन को कहा कि विषैला होता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है, विद्युत ऋणात्मकता वाला। सबसे हल्का तत्व है हेलोजन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फ्लोरीन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है? क्लोरीन होता है। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्लोरीन के आपने कुछ क्या क्या देखे सर? आपने अभी उसके कुछ यौगिक देखे, NaCl है, KCl है, HCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। इनके यूजेस पढ़े क्या क्या होते हैं। विरंजक चूर्ण को आपने देखा कि कपड़ों के रंग में, कागज उद्योग में, मलेरिया की दवा में, पानी को साफ करने में क्लोरीन का यूज करेंगे। ब्रोमीन तीक्ष्ण गंध होती है, प्यूगनेटिव स्मेल होती है। एक मात्र ऐसा तत्व है जो लिक्विड अवस्था मिलता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम ब्रोमाइड नींद की दवा में प्रयोग करेंगे। आयोडीन चमकदार भी है अधातु होने के बावजूद और ठोस अवस्था में मिलता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी से थोड़ा काला होता है, सब्लिमेशन हो जाता है। सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन एलिमेंट मिलता है। फिर यहां से एस्टेटीन को देखा। फिर 18वें ग्रुप में आए, जीरो ग्रुप कहते हैं, दुर्लभ गैसें हैं, नोबेल गैस कहा जाता है। ऐसा वर्ग है जिसमें सारी की सारी गैसें होती हैं, अक्रिय गैस ग्रुप भी कहते हैं। सारे के सारे जो परमाणु होते हैं वो एक ही परमाणु के प्रकृति होते हैं, एक ही। चलिए यहां से आगे बढ़े तो हीलियम मिला, हीलियम को आपने समझा। और हीलियम से आगे लिखें तो लिखेंगे नियोन। हीलियम से आगे लिखेंगे तो नियोन, नियोन।
जब नियोन की बात करेंगे तो नियोन को ट्यूबलाइट में यूज किया जाता है। नियोन को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। नियोन को विज्ञापन बल्बों में सजावट के लिए भी यूज करते हैं। विज्ञापन बल्बों में सजावट के तौर पर भी यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, नियोन बल्ब से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो इससे लाल रंग निकलता है। जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो इससे लाल रंग निकलता है। इसी वजह से इसका प्रयोग ट्यूबलाइट में, विज्ञापन के बल्बों में। और नियोन का अगला प्रयोग होता है खतरे के संकेत, खतरे संकेत के चिन्हों में। खतरे संकेत के चिन्हों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नियोन बल्ब का। क्यों किया जाता है? क्योंकि नियोन बल्ब में, क्योंकि नियोन गैस जो होती है, नियोन गैस में जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी गुजारने पर इसमें लाल रंग चमकता है, तो यहां पर नियोन का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है आर्गन का। और आर्गन का प्रयोग वेल्डिंग में भी करते हैं। आर्गन का प्रयोग वेल्डिंग में भी करते हैं भाई। ठीक है जी। नियोन, आर्गन। तो कौन कौन सा हुआ? हीना, नीना और कैटरीना। कैटरीना के बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो जिनोन गैस होता है, जो जिनोन और रेडोन होता है, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। लिखें, जेनोन। जेनोन को अजनबी गैस कहते हैं। जेनोन को स्ट्रेंजर, अजनबी गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और रेडोन, रेडोन रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडोन रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है जी। ये आपके एलिमेंट हो गए। ये आपके एलिमेंट हो गए। अब हम लोग कल से जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम लोग धातु और अधातु को शुरू करेंगे। कल एक बार आपको पहले पीवाईक्यू करवा देंगे। तो कल की क्लास जो होगी वो पीवाईक्यू की क्लास होगी, और परसों की जो क्लास होगी वहां पर हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल मिलकर बात करेंगे उससे आगे की। कल आप एक बार उसको रिवीजन करके आइएगा, और रिवीजन करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पीवाईक्यू को कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, नमस्कार।